भाई तो भाई 21 जून के भाई बॉटनी के लेक्चर पे आ गए हम, सेल डिवीजन के सेकंड लेक्चर पे, है ना। तो भाई शुरू करते हैं। मतलब पहले लेक्चर में तो बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें हुई थी कि भाई क्या होता है भाई सेल साइकिल, सेल डिवीजन वगैरह, है ना। और भाई सेल डिवीजन वगैरह में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंस वगैरह, है ना। बस यही सब हुआ था, मेन मेन बेसिक्स ही। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई जो सेल साइकिल है ना, वो भाई दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं हम, दो फेजेस में। ठीक है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, एम फेज या फिर माइटोसिस। ठीक है, तो भाई इंटरफेज क्या होता है, इसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। लेकिन रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। ये बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे भाई सिंस सेल डू नॉट डिवाइड इन दिस फेज, इसलिए इसे रेस्टिंग फेज बोला जाता है। इसे भाई प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे भाई प्रिपरेशन होती है, और प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन अकर है। जैसे मान लो भाई तुम अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहे हो। तो भाई गोवा जाना था तो भाई तुम बस अपने बैग वैग पैक किया, निकल गए। बस मतलब बैग पैक भी नहीं किया, बस बैग उठा के निकल गए। वो तो भाई बहुत छोटा सा काम है, आराम से निकल जाता है। लेकिन मेन चीज़ तो ये है ना कि पूरा प्रिपेयर करते हो तुम, पूरी पैकिंग करते हो तुम, टिकट वगैरह बुक कराते हो, पूरा प्लान करते हो दोस्तों के साथ। एक महीना भाई, वो एक हफ्ते की या फिर 2-3 दिन की ट्रिप की भाई, एक महीने पूरी प्लानिंग होती है ना। तो वही तो ठीक है, प्रिपरेटरी फेज जो होता है, इंटरफेस, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, जैसे गोवा से पहले हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो भाई अब हमें पता है कि प्रिपरेशन भाई 1 महीना चलती है, और भाई ट्रिप होती है 2-3 दिन की। तो भाई मोर देन 95% ऑफ टाइम ऑफ सेल साइकिल इज़ यूज बाय इंटरफेस। तो भाई प्रिपरेशन में ही ज़्यादातर टाइम, इंटरफेस में 95% जो है टाइम सेल साइकिल का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि भाई ह्यूमन चीक सेल को भाई 24 घंटे लगते हैं ना डिवीजन में, है ना। तो भाई इसमें 23 घंटे तो है, मोर देन 23 घंटे इन सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन चीक सेल इज़ यूज बाय इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस से यूज़ होते हैं। और भाई इंटरफेस के ना 3 सब फेजेज होते हैं, इंटरफेस के अंदर 3 होते हैं। उन्हें बोला जाता है G1 या फिर गैप 1 फेज, एस या फिर सिंथेसिस फेज, G2 या फिर गैप 2 फेज। ठीक है, और ये इसी उसमें होता है, इसी ऑर्डर में होता है, पहले G1 फिर एस फिर G2। ठीक है भाई। अब भाई एम फेज क्या होता है, एम फेज होता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ठीक है भाई, यहाँ पे भाई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स होती है, ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन अकर होती है, यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। अब यहाँ से यहाँ पे हम गोवा जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब गोवा तो भाई बहुत छोटा, मतलब छोटा सा टाइम में चले जाओ तुम, है ना। तो लेस देन 5% टाइम, मतलब भाई लेस देन 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल यहाँ पे यूज़ होता है ना, लेस देन 5%। इसलिए भाई यहाँ पे, इसलिए मतलब कि भाई बहुत छोटा है ना। और भाई यहाँ पे जो है इसलिए भाई जैसे वो जो ह्यूमन चीक सेल का एग्जांपल हम देखें तो लेस देन 1 आवर टाइम ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन चीक सेल यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है भाई, अभी इसमें भाई 2 प्रकार के, एक कार्य, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियन हमने पढ़ा है, न्यूक्लियस होता है। काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन, फिर सेल की डिवीजन, है ना। भाई कार्योकाइनेसिस में भी 4 फेज होते हैं। कार्योकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, उसे पीमैट से याद करो। पीमैट, प्रोज मेक अ टीम। जैसे भाई गेम में प्रो होते हैं ना, तो फिर हम ऐसे ना, भाई होता है ना ऐसे कि भाई अपनी टीम में तो मैं प्रो को ही लूँगा भाई, है ना। तो प्रोज मेक अ टीम, है ना। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, टीलोफेज, ऐसे भाई ऐसे 4 फेज कार्योकाइनेसिस में होते हैं। ठीक है भाई, अब भाई अगर हम इन सारी फेजेस की डेफिनेशन देखना चाहें तो हमने देखा था भाई पहले लाइक एक छोटा सेल होता है, फिर भाई हमें पता है ग्रोथ तो भाई जो है कंटिन्यूस होती है ना, ग्रोथ तो कंटिन्यूस होती है। तो भाई ये ग्रोथ करते करते बड़ा हो जाता है, और भाई इसका न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो खराब हो जाता है, इसकी वजह से फिर से डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड कर जाता है। फिर ये जो डोटो सेल्स बनती है ये वापस बड़ी होती हैं, फिर ये डिवाइड करती हैं, ऐसे ही चलता रहता है ना। तो देखो ये यहाँ से जो यहाँ जा रहा है, ये हो गया इंटरफेस, है ना। यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह हो रही है। फिर यहाँ पे अब जो असल में डिवाइड हो रहा है ये माइटोसिस हो गई है, फिर एम फेज हो गया, है ना, ये डिवाइड हो गया, फिर वापस ये इंटरफेज, और फिर ये डिवीजन हो रहा है ना, एम फेज ना। तो देखो इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, ऐसे ही चलता रहता है ना, बार बार, है ना। तो भाई जो इंटरफेस का क्या हो गया, फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। देखो 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में आ रहा है ना। फिर वैसे ही एम फेज को बोल सकते हैं हम फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेसेस, 2 इंटरफेसेस के बीच में आ रहा है ना। सक्सेसिव मतलब एक साथ, मतलब सक्सेसिव मतलब एक साथ, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल ही अगले वाला। ठीक है, तो भाई अब भाई अगर हम इंटरफेस को, हमने पढ़ा था इंटरफेस में 3 वो सब फेजेस हैं, G1, S और G2, है ना। तो अगर हम इंटरफेस को भाई हम ऐसे कर दे G1, S और G2 फिर M, फिर G1, S, G2 फिर M, है ना, ऐसे करते रहें। तो भाई S, अब इनकी डेफिनेशन देखिए, तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा फेज बिटवीन G1 एंड G2, है ना। M क्या हो जाएगा, फेज बिटवीन G2 एंड G1। ठीक है, ये यहाँ पे G1 एंड G2 तो यहाँ पे G2 एंड G1 है। ठीक है, उल्टा ये। ठीक है, अब G1 क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा फेज बिटवीन M एंड S। ठीक है, M एंड S। ठीक है, तो
तो इसे ना पोस्ट माइटोसिस भी बोलते हैं। ये माइटोसिस हो गया, ये माइटोसिस है, तो पोस्ट मतलब माइटोसिस के बाद, तो पोस्ट माइटोसिस फेज, या फिर प्री सिंथेसिस। ये सिंथेसिस है तो प्री सिंथेसिस, सिंथेसिस के पहले। वैसे G2 जो है S और M के बीच में है, तो ये प्री माइटोटिक माइटोसिस है, माइटोसिस के पहले, और पोस्ट सिंथेसिस है, सिंथेसिस के बाद। ऐसे हमने डेफिनेशन भी कर ली है, छोटी छोटी सी स्टूपिड सी डेफिनेशंस, है ना। अब भाई अब आया है भाई हम डायग्राम टाइप ऑफ, ठीक है। अब मतलब एक तरह से सेल साइकिल हम एक तरह से देखते हैं, ठीक है। तो ये बनाया हमने एक डायग्राम, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे सेल्स हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है G1 S, फिर G2, फिर यहाँ पे ये पूरा इंटरफेस हो गया, ठीक है, ये इंटरफेस हो गया। फिर ये इसके बाद M आता है। M में भाई पहले कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस के अंदर प्रो, मेटा, एना और टीलो, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस, है ना। ये ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई ये जीवन में क्या होता है, मैक्स सेल ग्रोथ अगर यहाँ पे ना सब मतलब सेल ग्रोथ तो वैसे कंटिन्यूस होती है, लेकिन जो मैक्स सेल ग्रोथ होती है ना वो जीवन में होती है, ठीक है। अगर सेल ग्रोथ हो रही है तो भाई सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। मैक्स ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट से, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादातर मैक्सिमम ऑर्गेनल्स जो है यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, प्रोटीन्स यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। तो भाई अब क्या है ना, एनसीईआरटी में लिखा होता है 3 चीज़ें लिखी होती है, प्रोटीन्स, आरएनए और अमीनो एसिड। तो भाई ऐसे 3 चीज़ें क्या याद करें, हमने बस प्रोटीन याद कर ली कि प्रोटीन फॉर्म होते हैं, है ना। तो भाई देखो, अब भाई अगर प्रोटीन बनाना है हमें, तो प्रोटीन कैसे बनता है, पहले डीएनए, फिर आरएनए, फिर आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन भाई ये अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के ऐसे प्रोटीन बनाते हैं। तो एक तरह से भाई जहाँ प्रोटीन बना है वहाँ आरएनए अमीनो एसिड होगा ही, है ना, क्योंकि उससे ही तो प्रोटीन बनता है। तो भाई हम जहाँ पे भी प्रोटीन्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे भाई आरएनए और अमीनो एसिड से भी फॉर्म होगा। तो भाई प्रोटीन से पहले ही तो आरएनए अमीनो एसिड फॉर्म होगा। तो भाई प्रोटीन फॉर्म्ड होते हैं आरएनए और अमीनो एसिड के लिए। और प्रोटीन क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एटीपी चाहिए, एटीपी फॉर्म हो रही है। एटीपी क्यों चाहिए, एटीपी क्यों चाहिए, एटीपी इसलिए चाहिए क्योंकि भाई यहाँ से अब जीवन से हम S में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिंथेसिस वगैरह होएगा, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगी, ठीक है। और डिसीजन यहाँ पे ऑफ सेल डिवीजन इज टेकन, यहीं पे डिसीजन लिया जाता है, यहाँ भाई लेना है। अब जैसे भाई हम भाई मर्सिडीज़ लेने जा रहे हैं, ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया कि यहाँ पे मर्सिडीज़ लेंगे, लेकिन भाई उस पैसे भी तो होना चाहिए, पैसे भी तो होना चाहिए एटीपी वाला। सिर्फ डिसीजन थोड़ा काम चलता है। हम तुम भाई मर्सिडीज़ के शोरूम पे जाके, भाई मैंने डिसीजन ले लिया था, ला चल अब मर्सिडीज़ दे, वो बोलेगा अच्छा रही, ले लो भाई, फिर तुम मतलब अपनी जेब से 10 रुपये निकाल लो। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी चलता है भाई। तो पहले भाई एटीपी, पैसा भी चाहिए और भाई डिसीजन भी चाहिए। तो भाई ठीक है, यहीं पे एटीपी चाहिए, एटीपी की वजह से प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये जो है प्रोटीन एंजाइम, यही जो है एस फेज में यूज़ होंगे। अब एस फेज में क्या है भाई, डीएनए रेप्लिकेशन या सिंथेसिस। यहाँ पे भाई अब देखो, जो आगे इस यहाँ पे एम में डिवाइड होगा, है ना, एम में डिवाइड होगा। तो उससे पहले भाई, डिवाइड होने से पहले तुम वही है ना, जो हमने वो घर वाला वो देखा था कि एक खिड़की और एक वो एक साइड हो जाए ताकि बीच में से काट सकें। तो भाई बिल्कुल ही सेम इक्वल डिवाइड हो, इसलिए भाई डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म्ड होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए पैकेजिंग के लिए यूज होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म्ड होते हैं क्योंकि डीएनए पैकेजिंग हो सके, ठीक है। फिर सेंट्रियोलर सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन अगर होती है, सेंट्रियोलर सेंट्रोसोम जो है यहाँ पे भी डुप्लीकेशन इसकी यहीं पे अगर होती है, ये साइटोप्लाज्म में होता है ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में होते हैं ये जो एनिमल सेल के डिवीजन में के यूज होते हैं ना, सेंट्रियोलर सेंट्रोसोम, ये भी इस फेज में डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जा रहा है G2 में। अब यहाँ पे भी सेल ग्रोथ अगर होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी हो रही है ना। तो वे रिमेनिंग ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट हेयर। तो भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनल्स यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो है भाई, हमने पढ़ा था कि भाई ये पहले अकेले खुद के बैक्टीरिया थे, तो इनमें जो भाई इनमें ये फिजन से आराम से अपने आप ही टूट जाते हैं। तो इन्हें भाई इन्हें डुप्लीकेट करना ईजी है, तो इसलिए यहाँ पे G2 में हो जाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे प्रोटीन ट्यूबुलिन इज मेड, प्रोटीन ट्यूबुलिन इज मेड। तो भाई क्या है भाई, अब आगे जाके यहाँ पे डिवीजन होनी है ना, यहाँ पे डिवीजन होनी है। डिवीजन से पहले भाई जो क्रोमोसोम को है भाई अपोजिट पोल्स पे लेके जाते हैं। तुम्हें याद है वो विपिन सर ने जो स्पाइडरमैन करके दिखाया था, है ना। तो भाई वही मतलब वो उसके लिए भाई स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स किससे बनता है, स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन से बनता है। तो ऐसे रिलेट करके समझो भाई, स्पिंडल फाइबर्स जो है यूज़ होंगे आगे कायरोकाइनेसिस में या फिर भाई एम फेज में, है ना। तो भाई क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स में ले जाने के लिए, इसलिए भाई यहीं पे पहले ट्यूबुलिन बना ले। क्यों भाई, पहले हम सब पहले क्यों बना रहे हैं। अबे भाई इसका नाम प्रिपरेटरी फेज है, तो पहले भाई डिवीजन जो 5% डिवीजन होगी, तो भाई 95% प्रिपरेटरी फेज पहले ही प्रिपरेशन कर रहे हैं ना सारी, ठीक है। अभी प्रोटीन बन रहा है, तो क्या बोला था, प्रोटीन बनने के लिए आरएनए और अमीनो एसिड तो बनेगा ही, तो आरएनए अमीनो एसिड भी बन रहे हैं, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा एक तरह से ये डायग्राम हो गया। और भाई डायग्राम लाइक एनसीईआरटी में भी और ये बहुत पीवाईक्यूज में भी आ रखा है, ठीक है। तो भाई इंटरफेस में भाई एक होता है, अच्छा रुको एक चीज़ रह गई यार, हाँ ये भाई देखो, एक होता है भाई G0 फेज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेल्स ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट सेल था वो बड़ा हुआ,
ठीक है। फिर भाई वो प्रिपरेशन हो रही है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर यहाँ पे डॉटर सेल्स बन जाती है, डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाती है, फिर डॉटर सेल्स वापस आती है, वो बड़ी होती हैं, फिर वो डिवाइड होती हैं, ऐसे घूमता रहता है ना। लेकिन भाई यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसे होते हैं सेल्स जो भाई एग्जिट कर देते हैं, जीवन से एग्जिट कर जाते हैं G0 फेज में, क्वेसेंट फेज में, और भाई री एंटर भी कर सकते हैं वो। ऐसा क्यों है भाई एग्जिट है, ये क्या स्पेशल है कुछ? चलो देखते हैं क्या है भाई। तो भाई G0 या फिर जो क्वेश्चन फेज है भाई, यहाँ पे जो सम सेल्स है ना ऑफ आर बॉडी डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूसली। भाई ये कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते, जैसे हमारे जैसे वो हम देख रहे थे साइकिल, वो तो कंटिन्यूसली चले जा रही है, चले जा रही है। लेकिन कुछ सेल होते हैं ना, वो कंटिन्यूस नहीं करते, वो भाई एग्जिट करते हैं G1 फेज को, और भाई एंटर इन G0 फेज। भाई वो एग्जिट करते हैं G1 फेज से और G0 फेज में एंटर कर लेते हैं। हेयर सेल इज मेटाबॉली एक्टिव बट नॉट डिवाइडिंग। यहाँ पे मेटाबॉली एक्टिव तो है, जिंदा तो है सेल, है ना, लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा है भाई जिंदा। भाई अब हमने पढ़ा ना री एंटर भी करेगा, तो भाई जब री एंटर तभी तो करेगा जब जिंदा रहेगा, इसलिए भाई जिंदा तो है, मेटाबॉली एक्टिव तो है, लेकिन भाई डिवाइडिंग नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, वेन एवर वी नीड दिस सेल्स टू डिवाइड, जब भी हमें ये सेल्स डिवाइड करने के लिए चाहिए होते हैं। अब भाई तुम पूछोगे यार मैं ऐसे तो कुछ भी बोला जा रहा है, कैसे भाई कुछ समझा दो, सेल्स मतलब कैसे कैसे सेल्स? जैसे भाई तुम्हें कुछ इंजरी होती है, तुम्हारी स्किन वगैरह छिल जाती है, तो तब वो डिवाइड होता है, तब वो रेप्लिकेशन वगैरह वो सब होता है, डिवाइड होता है ना। तब जैसे पहले वो G0 में होगा, फिर जैसे तुम्हारी इंजरी हुई फिर वो आ जाएगा, समझ लो, फिर वो जीवन में आ जाएगा रेप्लिकेट होने के लिए, डिवाइड होने के लिए, है ना। तो भाई वेन एवर वी नीड दिस सेल्स टू डिवाइड, सम इंस्ट्रक्शन या फिर सिग्नल्स आर गिवन टू दिस सेल्स। इंस्ट्रक्शन या सिग्नल्स भेज देते हैं भाई, दीज सेल्स फिर री एंटर इन G1। अब भाई मेटाबॉली एक्टिव है, जिंदा है, इसलिए भाई ये री एंटर कर लेते हैं जीवन में। और भाई सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग, एग्जाम्पल भाई सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग। भाई तुम स्कूटी में जा रहे हो, ठीक है, स्कूटी चलाई में, डंग 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 डंग, पीछे बंद तुम्हारे दोस्त ने बोला हाय भाई, तूने पीछे देखा, अब भाई आगे ठुक गए तुम, भाई तुम्हारी कोनी छिल गई, ठीक है, कोनी छिल गई, अब कोनी छिल गई, अब वहाँ पे भाई जो है हीलिंग की जो सेल्स हैं, अब वो भाई G0 से जीवन में आ जाएंगे, री एंटर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब सम सेल्स आर परमानेंट इन G0 स्टेज। मतलब कुछ सेल्स होते हैं वो परमानेंट ही होते हैं भाई G0 स्टेज में, मतलब वो डिवाइड करते ही नहीं वापस, फिर कभी, समझ लो, कभी वापस डिवाइड करते ही नहीं। मैं भी लिख देता हूँ हमें, कभी वापस डिवाइड करते ही नहीं। ठीक है, तो भाई जैसे कुछ सेल, जैसे भाई अडल्ट हार्ट सेल या फिर न्यूरॉन्स, हमने पढ़ा था ना भाई, ये जो होता है ये अडल्ट हार्ट सेल से न्यूरॉन्स, भाई ये कभी डिवाइड नहीं करता है वापस, है ना, बस एक बार बनने के बाद। तो भाई भैया चलो भाई, अब भाई हमने G0 फेज देख लिया, तो S फेज क्या होता है, S फेज या फिर सिंथेसिस फेज। तो DNA कंटेंट डबल्स, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है DNA कंटेंट डबल हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये एक सेंट्रोमेयर है, इस पे यहाँ पे एक क्रोमैटिड है, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड हो गई। ठीक है, तो देखो DNA कंटेंट एक, ये यहाँ पे 2 C था, देखो 2 स्ट्रैंड्स थी, 2 DNA कंटेंट 2 C थे। ठीक है, ये डबल होके 4 C हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 C हो गए। ठीक है, ये तो डबल हो गया। लेकिन भाई 2N सेल है यहाँ पे, मतलब 2N मतलब एक N मतलब होता है हैप्लॉइड, मतलब 23 क्रोमोसोम्स, 2N मतलब 46 क्रोमोसोम्स, है ना। तो भाई 2N सेल है, लेकिन यहाँ पे भी 2N ही सेल है, ये भी सेम ही रहता है, मतलब क्रोमोसोम जो है नंबर सेम रहते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर डू नॉट चेंज। तो बोथ A एंड B विल बी काउंटेड एज 1 क्रोमोसोम, ये एक ही क्रोमोसोम है। यहाँ पे हाँ क्रोमैटिड्स चेंज हो रही है, क्रोमैटिड्स चेंज हो रही है, DNA कंटेंट चेंज हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहे हैं, क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो भाई अगर हम इसे टेबल में देखें, ठीक है, टेबल में देखें अगर हम, देखो DNA कंटेंट जो भाई इनिशियली हमने 2C ले लिया, C मतलब कंटेंट भाई, है ना। तो भाई जीवन में देखो ये एक वो है, इसमें एक क्रोमैटिड है, ठीक है, एक क्रोमैटिड है, और यहाँ पे दो स्टैंड है, तो 2C है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है हमने पढ़ा था कि भाई डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, तो क्रोमैटिड भी ऐसे डबल हो जाता है। ठीक है, क्रोमैटिड डबल होगा, ये पहले एक क्रोमैटिड था फिर 2। ठीक है, देखो और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4C हो गया, यहाँ पे 2 है ना, 4C हो गया। फिर आगे जाएंगे G2 में कुछ मतलब सेम ही रहता है, S में डबल हुआ तो सेम ही रहता है, वो G2 में 2 ही रहते हैं। ठीक है, 2 क्रोमैटिड ऊपर, दो क्रोमैटिड है, और भाई ये 4C ही है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे अब यहाँ से कट जाता है बीच से, और फिर यहाँ पे M में भाई डिवीजन हो जाती है ना, माइटोसिस डिवीजन हो जाती है यहाँ पे। देखो अब ये एक वापस अपने पेरेंट सेल जैसा बन गया, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। तो देखो 2C है बिल्कुल, ठीक है, 2C है और एक क्रोमैटिड है ना। अब भाई अगर हम इसका प्लॉइडी लेवल देखें, क्रोमोसोम नंबर, है ना, इनिशियली टेकन एज 2N सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो 2N 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 हमने पढ़ा था, क्रोमोसोम तो सेम ही रहता है, सेम ही रहते हैं ना। तो अगर हम इसे हम दोनों चीज़ को मिलाएं या फिर तीनों चीज़ को मिलाएं, तो भाई देखो 4C 2N 2N 2 2, तो भाई देखो यहाँ पे सेम केस है, यहाँ पे भी सेम केस है, 2N 2N
दो सी एक एक है ना, तो ये भी सेम केस है। तो भाई डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू पेरेंट सेल, देखो डॉटर सेल सिमिलर टू पेरेंट सेल आ रहा है, हाँ भाई। माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन भाई, सर पे लगाओ सरसों का तेल और घुस जाओ उसके नाम में। यार मैं भी थोड़ा विपिन सर बनते जा रहा हूँ यार ठीक है, तो भाई ई क्यू यू ए और एल इक्वल, इक्वल मतलब भाई इक्वल नहीं है भाई, इक्वल है भाई, मतलब सेम है बिल्कुल, ठीक है, बस यही है, ठीक है भाई। चलो लास्ट पेज पे आ गए हम यार। ओके तो भाई हाँ कुछ क्वेश्चन करे थे, मतलब इसी के बेसिस पे भाई बस दो चीज़ें याद रखना, ठीक है, दो चीज़ें याद रखना कि भाई क्रोमोसोम जो होते हैं भाई वो जो भाई सारे फेज में सेम ही रहते हैं, इक्वल टू क्रोमैटिड्स, और भाई जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो G1 से S में डबल हो जाता है, और फिर S में डबल हो गया तो G2 में भी डबल ही रहेगा, है ना। तो भाई नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन G1 फेज आर 10, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 फेज, क्रोमैटिड्स के जितने ही होते हैं तो 10 ही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन G1 फेज आर 10, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G2 फेज, भाई हमने सारे फेज में सेम ही होता है 10 ही हैं। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन G1 फेज है 32, तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन G2 सेम ही रहता है भाई, 32 ही है। 2n है भाई, डिप्लॉयड है 2n है इन G1, तो भाई S फेज में 2n ही रहेगा। अमाउंट ऑफ डीएनए इन सोमैटिक्स 2n से है, 2n डीएनए है, ठीक है। इन G2 में भाई 10 पिकोग्राम है, ठीक है, 10 पिकोग्राम है, ठीक है। तो भाई अमाउंट ऑफ डीएनए इन G1, अब भाई हमने पढ़ा था कि G1 से S में डबल होता है, ठीक है, G1 से S में डबल होता है और फिर S से और G2 में सेम रहता है ना। तो भाई यहाँ पे G2 में 10 बताया गया है, तो भाई G1 में हाफ हो जाएगा तो 5 है, बस भाई ऐसे ही था, बस यही था भाई। चलो बाय, होता है रिविजन खत्म, बाय बाय।